हेलो स्टूडेंट्स। हम फंडामेंटल्स ऑफ एंजाइमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ मेन जो एंजाइमोलॉजी के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एंजाइमोलॉजी की केमिस्ट्री क्या होती है, उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, एंजाइम का क्या एक्शन होता है, क्या उसका मैकेनिज़्म है, और एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में, इनहिबिशन, एक्टिवेशन एंड स्पेसिफिसिटी। ये अगर हम पूरा का पूरा कवर करेंगे तो इट्स अराउंड 2 आवर्स मतलब लगते हैं इसमें पूरा कंप्लीट करने में। वो भी मैं एक एस्टिमेट बता रही हूँ, मतलब ये बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं। तो कुछ मैं अभी कवर करूँगी और कुछ दूसरे वीडियो में। तो हम केमिस्ट्री पहले देख लेते हैं कि एंजाइम्स कैसे किसके बने होते हैं और क्या ये इनका फंक्शन क्या है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं एंजाइम्स। ठीक है, ज़्यादातर जो भी एंजाइम्स होते हैं वो 3D ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, टर्शरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के। और कुछ स्पेशल आरएनए स्पीशीज़ भी होती हैं जो कि एक्ट करती हैं एज ए एंजाइम, जिनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है, मोस्टली ये 3D ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स। लेकिन कुछ केसेस में आरएनए स्पीशीज़ भी एज ए एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको हम राइबोजाइम कहते हैं। और राइबोसोम, हैमर हेड राइबोसोम एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है एंजाइम्स का। एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है जो कि ऐसा रीजन है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। ठीक है, एंजाइम में एक एक्टिव साइट होगी, वहीं पर ही सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। कोफैक्टर्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड कंटेन्स रेसिड्यू दैट हेल्प्स टू होल्ड द सबस्ट्रेट। इसमें कोफैक्टर्स भी होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, जिसमें रेसिड्यूज़ होते हैं जो कि सबस्ट्रेट को होल्डिंग का काम करते हैं। ठीक है, कुछ रेसिड्यूज़ रहेंगे, कुछ कंटेंट्स रहते हैं जो कि सबस्ट्रेट को पकड़ने का काम करेंगे। एक्टिव साइट जो होती है वो जनरली ऑक्यूपाई करती है लेस देन 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम। एंजाइम का टोटल लेस देन 5% एरिया कवर करती है एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट में एक स्पेसिफिक शेप होता है जो कि किसकी वजह से होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की वजह से। ठीक है, एक स्पेसिफिक शेप जो एक्टिव साइट का होता है जिसमें सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, वो किस वजह से होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, जो भी चेंज होता है शेप में प्रोटीन के, वो इफ़ेक्ट करता है किसको, एक्टिव साइट के शेप को। अगर प्रोटीन के शेप में चेंज होगा तो वो एक्टिव साइट के शेप में भी चेंज होगा और एंजाइम के फंक्शन में भी। ठीक है, अगर प्रोटीन का शेप चेंज हो गया तो एक्टिव साइट भी चेंज हो जाएगी, और एंजाइम जो स्पेसिफिकली जिस एंजाइम के लिए, जिस सबस्ट्रेट के लिए फंक्शन करेगा, वो भी फंक्शन भी उसका चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर उसका शेप चेंज हो रहा है तो वो सबस्ट्रेट आके उससे बाइंड नहीं कर पाएगा, तो उसका फंक्शन और जो एक्टिव साइट का शेप है वो भी इफ़ेक्ट होता है बाय द चेंज इन द शेप ऑफ प्रोटीन। राइट, एक्टिव साइट को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, एक है बाइंडिंग साइट, एक है कैटालिटिक साइट। तो बाइंडिंग साइट क्या होता है, it chooses the substrate and binds it to the active site। बाइंडिंग साइट में ये चूज़ करता है सबस्ट्रेट को, और सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है फिर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के। और कैटालिटिक साइट क्या करता है, इट परफॉर्म्स द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। कैटालिसिस की जो प्रोसेस है, ब्रेकिंग की जो प्रोसेस है, वो कौन परफॉर्म करता है, कैटालिटिक साइट। तो एक्टिव साइट में एक बाइंडिंग जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, फिर उसके बाद कैटालिसिस की जो प्रोसेस परफॉर्म होती है वो होती है कैटालिसिस कैटालिटिक साइट में। ठीक है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जो कि परफॉर्म नहीं किए जाते हैं बाय स्टैंडर्ड 20 अमीनो एसिड। राइट, कोफैक्टर क्या है, एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है विच कैरीज आउट केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन कैरी करता है, केमिकल रिएक्शन उसकी वजह से हो रहा है, और ये जो है ये स्टैंडर्ड जो 20 अमीनो एसिड्स है उसकी वजह से परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है,
कोफैक्टर्स दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से इन्वॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स इनऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके मेनली कोफैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे अगर कोफैक्टर इनएक्टिव प्रोटीन में जाके बाइंड कर रहा है, ठीक है, विदाउट द कोफैक्टर अटैच द प्रोटीन इज़ नॉट एक्टिव। प्रोटीन एक्टिव तब तक नहीं होती जब तक कोफैक्टर आके उससे अटैच नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही कोफैक्टर आके यहाँ पे आप देखो अटैच हो रहा है, दिस इज़ द कोफैक्टर पर्पल कलर का, और ये ब्लू कलर से जैसे ही यहाँ पे ये देख रहे हो आप अटैच हो गया है, तो अब प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो गया है और बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाती हैं और फिर आके सबस्ट्रेट उससे बाइंड करता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। इनऑर्गेनिक इससे इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रॉपर एक्टिविटी जो है एंजाइम की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में जैसे एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो जिनको जिंक चाहिए होता है उनकी एक्टिविटी के लिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जहाँ पे भी ये एंजाइम यूज़ होता है इट वांट्स जिंक, जिंक इसको चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज एंजाइम, जिसको चाहिए होता है कोफैक्टर मैग्नीशियम। इसके बिना ये वर्क नहीं कर पाता है। तो किसी वो एंजाइम जिनकी एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंट है उनको वो चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ठीक है। जब तक वो बाइंड नहीं करेगा तब तक वो प्रोटीन वो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, उसकी एक्टिव साइट्स जो है वो एक्सपोज नहीं होंगी सबस्ट्रेट के लिए। और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के। तो ऑर्गेनिक में क्या आएगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, जिसको स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पायरीडॉक्सिल फॉस्फेट चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो ये भी दो टाइप के कोफैक्टर्स हैं जो एंजाइम के साथ जाके जुड़ते हैं, फिर उसकी जो एक्टिव साइट है वो एक्सपोज्ड होती है और तभी जाके सबस्ट्रेट उससे बाइंड हो पाता है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के भी टाइप है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स दो टाइप के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो क्या है? एक टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जिसका एग्जाम्पल है फ्लैविन, हीम ग्रुप्स एंड बायोटिन। ये जो हीम है, फ्लैविन है, बायोटिन है, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो कि किससे बाउंड रहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप से, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप से ये टाइटली बाउंडेड रहते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर, और तभी इनकी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म होती है, ठीक है। और कोएंजाइम्स क्या है? ये लूजली बाउंडेड रहते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर से, जैसे NAD+। ये क्या है? कोएंजाइम लूजली बाउंडेड रहते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर से, और प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड रहते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स से, ठीक है। और ये भी एक तरह से उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एंजाइम की, ठीक है। कोफैक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? तो हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ा, उसके अलावा एंजाइम जो है विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एज एपोएंजाइम। अगर कोई एंजाइम में कोफैक्टर नहीं है, ठीक है, कोफैक्टर से अटैच नहीं है कोई भी एंजाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपोएंजाइम, ठीक है। ये टर्म्स आप याद रखना। एपोएंजाइम जहाँ पे आता है इट मीन्स एन एंजाइम is not attached by any of the cofactor, ठीक है। किसी भी कोफैक्टर से कोई भी एंजाइम अटैच नहीं है, उसको एपोएंजाइम कहेंगे। कंप्लीट कॉम्प्लेक्स जो होता है किसी भी प्रोटीन का विद ऑल नेसेसरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मेटल आयंस एंड अदर कंपोनेंट्स इज टर्म्ड एज होलो एंजाइम और होलो प्रोटीन, ठीक है।
जितना भी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है किसी भी प्रोटीन का, और विद ऑल नेसेसरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि मेटल आयंस, अदर कंपोनेंट्स, उसको हम होलो एंजाइम कहेंगे, जिसमें मतलब कोफैक्टर्स अटैच रहते हैं। सिंपल अगर एंजाइम में कोफैक्टर अटैच है कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन में, वो होलो एंजाइम कहलाएगा। जिसमें कोफैक्टर नहीं होता है वो एपो एंजाइम कहलाता है। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है, जो हम बात कर रहे हैं बार बार सबस्ट्रेट की, कि सबस्ट्रेट आके अटैच करता है एक्टिव साइट में एंजाइम की। सो व्हाट इज़ सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट इज़ अ रिएक्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन। जो भी सबस्ट्रेट मतलब जो इनिशिएटर है किसी भी रिएक्शन का, जो रिएक्टेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट होता है जो रिएक्ट के लिए तैयार होता है, मतलब रिएक्शन के लिए तैयार होता है, ये सबस्ट्रेट है। यहाँ पे एंजाइम आके जॉइन करता है, और एंजाइम जो है किसी भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने का काम कौन करता है? एंजाइम। और उसके बाद कौन क्या बनता है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो when a substrate binds to an enzyme it forms an enzyme substrate complex। जब ये इससे जाके बाइंड कर जाता है सबस्ट्रेट, तो क्या बन जाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या साइट होती है एंजाइम की सिंथेसिस के लिए? तो एंजाइम की सिंथेसिस जब होगी तो एक स्पेसिफिक साइट पे होगी ना। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं राइबोसोम के द्वारा। ठीक है, इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, और जो कि कहाँ जाके अटैच्ड होते हैं? टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इट इज़ सिंथेसाइज्ड, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम, सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं राइबोसोम्स के द्वारा, और अटैच कहाँ पे जाके हो रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है सिंथेसिस की एंजाइम की वो कौन कैरी करता है? डीएनए, राइट। इंफॉर्मेशन इज़ कैरीड बाय डीएनए, और अमीनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे से बॉन्ड रहते हैं बाय टू फॉर्म अ स्पेसिफिक एंजाइम अकॉर्डिंग टू अ डीएनए कोड। जिस हिसाब से डीएनए की कोडिंग होगी उस हिसाब से अमीनो एसिड एक दूसरे से बॉन्ड बनाए रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं टू फॉर्म अ स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं? ठीक है, दो टाइप के एंजाइम्स भी आपने कहीं पे ये पढ़ा होगा, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज्ड या रहते हैं किसी भी सेल में फॉर द यूज़ ऑफ सेल इटसेल्फ। मतलब खुद के यूज़ के लिए जब किसी सेल को किसी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, वो सिंथेसाइज करता है या सेल में वो एंजाइम्स मौजूद होती है, उनको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटलाइजेस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो एंजाइम है वो क्या करता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन को कैटलाइज करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इंट्रासेलुलर एंजाइम का। इंट्रासेलुलरली तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है ना हमारी बॉडी में भी, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो यहाँ पे OXIDO होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटलाइज करता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, और एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के रिडक्शन में। माइटोकॉन्ड्रिया रिडक्शन जब होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रिडक्शन प्रोसेस, वहाँ पे जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होती है वो भी इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं जो कि हमारी सेल सिंथेसाइज करती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं? वो एंजाइम्स सिंथेसाइज्ड होते हैं सेल में, लेकिन वो सिक्रीट होते हैं फ्रॉम द सेल टू वर्क एक्सटर्नली। मतलब सिंथेसाइज्ड होते हैं कहीं और वर्क कहीं और करते हैं, राइट। मतलब समझ में आ गया होगा, दे आर सिंथेसाइज्ड इन अ सेल बट सिक्रीटेड फ्रॉम द सेल टू वर्क एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब बाहर, उस सेल के बाहर वो अपना काम करते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, इसीलिए इनको कह रहे हैं हम एक्स्ट्रा, मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल सॉरी। एग्जाम्पल क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं पेनक्रियाज से, आर नॉट यूज्ड बाय द सेल इन द पेनक्रियाज बट आर ट्रांसपोर्टेड टू द ड्यूडेनम। पेनक्रियाज में कौन सा पेनक्रियाटिक एंजाइम प्रोड्यूस होता है? तो क्या वो पेनक्रियाज के सेल में वर्क करता है?
नहीं, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है डिओडेनम में और वहाँ पे वो अपना वर्क परफॉर्म करता है। तो ये एक टाइप का एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। एंजाइम कहीं और प्रोड्यूस हुआ और वर्क कहीं और कर रहा है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम्स के, ये अब देख लेते हैं। तो एंजाइम्स क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। क्या करता है ये, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है और क्या कम होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होती है। ये एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर इंक्रीज़ होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये इंक्रीज़ होगा तो ये डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इनका जो प्रेजेंस है वो इफ़ेक्ट नहीं करता किसको, एंड प्रोडक्ट के नेचर या उसकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, इट डज़ नॉट इफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट के नेचर और प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता है और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में। दैट इज़ ईच एंजाइम कैन कैटलाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इसको प्रोटीन की लाइसिस करनी है, कैटालिसिस ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीएजेस एंजाइम इन्वॉल्व होंगे इसमें। ठीक है, कोई और एंजाइम आके इन्वॉल्व नहीं होते हैं। प्रोटीएजेस इज़ फॉर द लाइसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि एक अगर पर्टिकुलर एंजाइम है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक के लिए ही काम करता है। ऐसा नहीं कि प्रोटीजेस किसी और को भी तोड़ देगा। हर एक स्पेसिफिक एंजाइम अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है और उसका जो एक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है एक सबस्ट्रेट के लिए। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एसिलरेट केमिकल रिएक्शन। छोटा अमाउंट भी अगर एंजाइम का अगर हम यूज़ करते हैं तो एसिलरेट कर देता है, बढ़ा देता है केमिकल रिएक्शंस को। एंजाइम्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे इनकी सेंसिटिविटी होती है। मतलब अगर पीएच में चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज होता है तो उनसे इनकी एक्टिविटी इफ़ेक्ट होती है। दे आर सेंसिटिव। ठीक है, दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू दीज पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ओके, तो टर्नओवर नंबर भी यू जनरली यूज़ होता है एंजाइमोलॉजी में। तो वो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म्ड पर मिनट बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल। मतलब जितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं पर मिनट, मतलब हर एक मिनट में जितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं एक एंजाइम मॉलिक्यूल से। ठीक है, अगर एक एंजाइम मॉलिक्यूल से पर मिनट 6 नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं वो उसका टर्नओवर नंबर है। जैसे हम बोलते हैं ना मार्केटिंग में, हम बोलते हैं कितना टर्नओवर है इस कंपनी का टर्नओवर हम निकालते हैं। तो टर्नओवर इज़ द मतलब आप कितना कमाई कर रहे हो। आप जब कोई भी ये रिएक्शन भी तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो प्रोडक्ट से कितना हमें बेनिफिट हो रहा है, कितना हमें सबस्ट्रेट मिल रहा है, कितने सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं, वो होता है टर्नओवर नंबर उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। ठीक है, तो एक एंजाइम मॉलिक्यूल जितना ट्रांसफॉर्म्ड कर रहा है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को, जितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है पर मिनट, उसको हम टर्नओवर नंबर कहेंगे। ठीक है, कैटालेज टर्नओवर नंबर कितना है, 6 × 106 पर मिनट। ठीक है, ये इसका कैटालेज का टर्नओवर नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। नॉमेनक्लेचर कैसे हम करते हैं एंजाइम का, मतलब नामकरण, हम बोलते हैं ना नामकरण। तो नॉमेनक्लेचर एंजाइम्स का कैसे हम करते हैं, नाम देना एंजाइम्स को। सो द एंजाइम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट इट कैटलाइजेज। जिस सबस्ट्रेट को वह कैटलाइज करता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम पड़ जाता है। जैसे प्रोटीन को कैटलाइज करता है तो प्रोटीएजेज। ठीक है,
लाइपेज को करता है दैट लिपिड। तो लाइपेज इज मतलब आप अभी देखोगे जिसको वो कैटलाइज करेगा जिस भी सबस्ट्रेट को उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है, ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वर नेम्ड बिफोर सिस्टमैटिक वे ऑफ नेमिंग एंजाइम वाज फॉर्म्ड। मतलब कुछ एंजाइम्स थे जिनको हमने पहले सिस्टमैटिक वे से उनका नाम रख दिया था। तो जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये सारे जो हैं ये एंजाइम्स हैं जो कि कैटालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं बाय एडिंग सफिक्स एज। आपने देखा होगा जहाँ पे भी हम एज सफिक्स यूज़ करते हैं, प्रोटीएज, राइट, और रैनिनेज और ट्रिप्सिनोज, नहीं ट्रिप्सिन तो एक एंजाइम है और इसका हमने पहले ही इसका नेम दिया था। तो ये एंट्रोकाइनोइज को तोड़ने का काम करता है। और भी बहुत से एंजाइम है जहाँ पे भी आप हाइड्रोलेज आप देखेंगे, और माल्टोज़ को जो तोड़ता है माल्टेज़। तो ऐसे जितने भी एज जहाँ पे सफिक्स एज यूज़ होता है एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, एंजाइम्स आर नेम्ड, ठीक है। एंजाइम्स को जब हम फॉर एंजाइम्स फॉर कैटालाइजिंग द हाइड्रोलिसिस इज टर्म्ड एट हाइड्रोलेज। मतलब हाइड्रोलिसिस में जो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर को तोड़ना, कैटालाइज कर रहा है, तो उसको हम टर्म दे दिया हाइड्रोलेज, ठीक है। एज लगा दिया, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड, तो वाटर को जो तोड़ रहा है उसको हाइड्रोलेज बोलेंगे। तो मतलब आप समझ गए होगे कैसे नामकरण हुआ एंजाइम्स का। तो जिस सबस्ट्रेट को वो तोड़ेगा, कैटालाइज करेगा, उसी में हम लास्ट में एज लगा देते हैं और उसका नाम बन जाता है, ठीक है। माल्टोज प्लस वाटर, माल्टेज एंजाइम यूज़ हुआ तो क्या बना, ग्लूकोज, और 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हमें मिलते हैं इस रिएक्शन में। तो एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, माल्टेज, क्योंकि किसको तोड़ रहा है, माल्टोज को, ठीक है। एग्जाम्पल्स, सबस्ट्रेट जैसे लैक्टोज, लैक्टेज, माल्टेज, सेल्यूलोज, सेल्यूलेज, लिपिड, लाइपेज, स्टार्च, एमाइलेज, प्रोटीन, प्रोटीएज, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, एंजाइम्स है। और आप देख सकते हो सब के लास्ट में एज लगा हुआ है और उसके सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग ही उनका नामकरण हुआ है, राइट। और प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली फॉर्म होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स जब टूटते हैं प्रोटीएज की हेल्प से तो बनाते हैं पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स। स्टार्च जब एमाइलेज की हेल्प से टूटता है तो माल्टोज बनाता है। लिपिड जब लाइपेज की हेल्प से टूटता है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बनाता है। सेल्यूलोज जब सेल्यूलेज की हेल्प से टूटता है तो ग्लूकोज बनाता है। माल्टोज जब माल्टेज की हेल्प से टूटता है तो ग्लूकोज बनाता है। लैक्टोज जब लैक्टेज की हेल्प से टूटता है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज फॉर्म करता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन अब देखते हैं। क्लासिफिकेशन में एक इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन थी जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया था एंजाइम्स का। सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन। ये जो क्लासिफिकेशन था दिस इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स। जिस टाइप के रिएक्शंस एंजाइम कैटलाइज करता है उसके बेसिस में क्लासिफिकेशन। अभी हमने किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ कैटालिसिस ऑफ सबस्ट्रेट। जिस हिसाब से वो सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर रहा था उसके हिसाब से हमने एज लगा के एंजाइम का नामकरण कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, हम उसको डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट ऑफ रिएक्शन हम कैटेगराइज करते हैं। तो ये 6 मेजर क्लासेस में डिवाइडेड हैं। तो हर एक क्लास जो है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लास एंड सब क्लास एंड सो ऑन। मतलब हम अभी 6 सिर्फ मेजर क्लासेस की बात करेंगे और वो जो क्लासेस हैं वो भी सब डिवाइडेड हैं फर्दर क्लासेस में, ठीक है, टू डिस्क्राइब द ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस।
क्लासिफिकेशंस ऑफ एंजाइम जो है वो इस तरीके से है। एंजाइम की क्लास जो है, जैसे कि फर्स्ट क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होती है। रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन टाइप क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि लैक्टेट, हाइड्रोजिनेज, ये सब जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। और इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का परफॉर्म करते हैं ये एंजाइम्स। दूसरा जो क्लास है वो है ट्रांसफरेजेस। हमने अभी इस क्लास की बात की, अब हम दूसरे क्लास की बात करें, दैट इज़ ट्रांसफरेजेस। मूव केमिकल ग्रुप, किसी भी केमिकल ग्रुप को अगर ये मूवमेंट का काम करता है, किसी भी केमिकल ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करता है, कीटोन को कहीं और ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहा है, या कहीं पे भी अल्काइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई भी ग्रुप अगर ट्रांसफ़र होता है तो उसमें जो भी एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जैसे हेक्सोकाइनेज जो है वो किस में, ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, है ना। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में सबसे पहला जो रिएक्शन होता है ग्लाइकोलिसिस का, वहाँ पे हेक्सोकाइनेज इन्वॉल्व होता है। वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, ट्रांसफरेजेस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है किसी भी केमिकल ग्रुप को। ग्लूकोज में इसने फॉस्फेट जोड़ दिया, है ना, तो क्या कर रहा है, इसने केमिकल ग्रुप को जोड़ दिया, तो इसलिए इसकी कैटेगरी किस में आएगी, ट्रांसफरेजेस में, क्योंकि ये ट्रांसफ़र करता है। तो इसका एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज। अब आते हैं थर्ड नंबर पे जो है हाइड्रोलेसिस। ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है, बॉन्ड को क्लीव करता है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है विद द ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ वाटर। मतलब पहले हाइड्रोलिसिस का ही मतलब होता है पानी को तोड़ना, ठीक है। हाइड्रो मतलब पानी और लाइसिस मतलब तोड़ना। तो बॉन्ड क्लीवेज मतलब किसी भी बॉन्ड को पहले तोड़ेगा, फिर उस फंक्शनल ग्रुप को वहाँ से वाटर, कोई भी फंक्शनल विद ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ वाटर, ट्रांसफ़र करता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप ऑफ वाटर को एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें लाइसोजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में, इसलिए ये हाइड्रोलिसिस कैटेगरी में आता है। अब आते हैं लाइसेस में, ठीक है। ये नॉन हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है जिसमें फ्यूमरेज आता है, ठीक है, जहाँ पे H2O का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होता है, नॉन हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, उसमें फ्यूमरेज एंजाइम है। आइसोमरेजेस, ये इंट्रामॉलिक्यूलर ग्रुप जो है उसको ट्रांसफ़र करता है, आइसोमराइजेशन में जो हेल्प करते हैं एंजाइम्स वो आते हैं आइसोमरेजेस में, जैसे TPI, ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। फिर आते हैं लाइगेजेस में, जो कि सिंथेसिस करता है कोई भी नए कोवेलेंट बॉन्ड की बिटवीन सबस्ट्रेट्स, दो सबस्ट्रेट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाता है यूजिंग ATP हाइड्रोलिसिस, उसको हम किस कैटेगरी में लिखेंगे, लाइगेजेस कैटेगरी में, जिसमें आता है RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज क्या करता है, लाइगेजेस का काम करता है ना, दो सबस्ट्रेट को जोड़ने का काम कर रहा है, नया कोवेलेंट बॉन्ड बना के दो सबस्ट्रेट को जोड़ रहा है बाय द हेल्प ऑफ ATP ATP की मदद से ये काम परफॉर्म हो पाता है, ठीक है। तो इसको रखते हैं हम लाइगेजेस कैटेगरी में, जो क्या करता है, दो सबस्ट्रेट के बीच में नया कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। क्या मैकेनिज़्म है एंजाइम के एक्शन की, बस इतना यहाँ तक देख लेते हैं, फिर हम फर्दर मैकेनिज़्म ये डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे चेंज आता है जब रिएक्शन परफॉर्म होती है, और क्या क्या कैटालिटिक साइट है, ये डिटेल में माइकलिस मेंटन जो इक्वेशन है और उनका जो रिएक्शन है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या मैकेनिज़्म होता है कैटालिटिक, जो एफिशिएंसी है किसी भी एंजाइम्स की, वो हम दो पर्सपेक्टिव से डिफ़ाइन करते हैं। एक तो है थर्मोडायनेमिक चेंजेस,
ठीक है। थर्मोडायनेमिक जो भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, जो भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं दैट इज़ अ थर्मोडायनेमिक चेंजेस। और अगर एक्टिव साइट में कोई जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं उसके बेसिस पे जब हमें एंजाइम के एक्शन में चेंज देखने को मिलते हैं, मतलब जो भी चेंज होता है, जो भी मैकेनिज्म है, उसके बेसिस पे हम ब्रॉडली देखेंगे क्या एंजाइम का एक्शन होता है। ठीक है, तो ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।